हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को एंड एनालाइज करते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से इसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है। तो आपको या तो समय नहीं मिलता होगा या तो फिर आपको परेशानी होती होगी बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने में अगर, तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसे वीडियोज़ आप रोज़ देखना चाहते हैं तो। अब देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू आज क्या-क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्या आपके घर में कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है? या आप करने की सोच रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा है? तो जानिए कि गोल्ड के प्राइस को क्या अफेक्ट करता है। इस वक़्त फिलहाल गोल्ड एट मर्सी ऑफ ट्रम्प, चाइना एंड द किंग डॉलर। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आर्टिकल। तो ये एनालाइज़ करेंगे। इसके बाद हुनासा लूज़ेस अराउंड 3500 करोड़ इन 2 डेज़। ये मामाअर्थ कंपनी है, शार्क टैंक पे भी थे आई थिंक इनके जो फाउंडर्स हैं वो जज। तो इनके बारे में न्यूज़ है काफ़ी नेगेटिव आई है इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिया में एफपीआईज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इंडिया के शेयर बाज़ार में और कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं? इसमें लिखा है कि प्राइमरी मार्केट बायर्स टॉप 2021 रिकॉर्ड। तो कहाँ रिकॉर्ड बना रहे हैं ये बाय करने का जब मार्केट नीचे जा रहा है? अगला आर्टिकल है कि 39 जो ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं 100 में से पूरी दुनिया में, वो इंडिया से हैं और चाइना यहाँ नंबर 2 पर आता है। तो क्या है ये, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स रहेंगे। देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे काम की वो डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे ऑयल कंपनीज़ क्यों ग्रीन एनर्जी से वापस जा रही हैं, ग्रीन एनर्जी में क्यों उनका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, एक बार ये भी डिस्कस करेंगे। और हाइपरसोनिक एडवांटेज, सुपरसोनिक पता होगा, सबसोनिक पता होगा, अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंडिया बना रहा है डीआरडीओ। तो यहाँ पे क्या है, क्या स्कोप है, क्या हम इसे बेचने वाले भी हैं दूसरी कंट्रीज़ को, ये जानेंगे। एंड हेल्थ केयर इंफ्रा के बारे में बात करेंगे, पोस्ट पैंडेमिक बूस्ट। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बूस्ट मिला है पैंडेमिक के बाद। एंड आखिरी आर्टिकल है रशिया यूक्रेन फ्लेयर अप लिमिट्स मार्केट रिकवरी। इंडिया का शेयर बाजार रशिया यूक्रेन के फ्लेयर अप की वजह से कहीं न कहीं हमें नीचे जाता हुआ नज़र आया, रिकवर नहीं कर पाया। तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। बिल्कुल आराम से बैठिए आधा घंटा एंड हम लोग आज देखेंगे क्या-क्या सीख सकते हैं इससे। शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकल से। टिपिकली द बेस्ट क्योर फॉर हाई प्राइसेस इज सिंपली हायर प्राइसेस। राइटर ने शुरू किया है कि टिपिकली जो सबसे बेस्ट क्योर है, सोल्यूशन है हाई प्राइस का, वो है हायर प्राइस, उससे भी ज्यादा प्राइस। तो जो लेसन गोल्ड लर्न कर रहा है द हार्ड वे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब से ये प्रोस्पेक्ट आया कि डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी जो है ये रियलिटी बन चुकी है एंड ये जीतने वाले हैं, तब से जो शाइनी पेट रॉक है, मतलब यहाँ गोल्ड की बात हो रही है, इट हैज बीन हिट बाय अ डबल वैमी। मतलब तब से ये काफी, यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड है डबल वैमी। अगर देखेंगे इसे दोनों तरफ से परेशानी हो रही है, आप ऐसे समझिए। ये जो डिक्लाइन हुआ है सबसे पहले $220 पर ट्राउ आउंस और 8% सिंस दी अक्टूबर। गोल्ड के दाम 8% घट चुके हैं अक्टूबर से। किसी ने पिछले महीने बाय किया है तो आप एक बार चेक करो जाके प्राइस। तो यहाँ पे पूरे साल का अगर देखोगे तो अभी भी 25% ऊपर है इस साल की शुरुआत में जहां पर गोल्ड था। लेकिन जो लॉस ऑफ मोमेंटम है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। 1 साल में 25% बढ़ा, लेकिन अगर एक महीने में ही 8% गिर जा रहा है तो आगे भी अगर गिरता रहा तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा गोल्ड, राइट? तो गोल्ड नो लॉन्गर जस्ट गोज हायर एंड हायर। जब ये रैली कब आएगी या बैलेंस में रहेगी, कोई अभी कह नहीं सकता। तो अमेरिका फर्स्ट ट्रेड्स, इन्होंने देखा है एक फ्लाइट अवे फ्रॉम सेफ हेवन एसेट्स। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे जितने भी हेवन एसेट्स है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ उन एसेट्स की जहां पर ना आप तब पैसा लगाते हो जब आपको लगता है यार यहाँ मेरा पैसा सेफ है। आप रिस्क कब लोगे मार्केट में? जब आपको लगेगा नहीं ये सेफ हेवन एसेट्स पे अगर मैं पैसा हटा दूं यहाँ से और इस रिस्की एसेट में डालूं तो मुझे रिस्क का प्रीमियम बहुत ज्यादा मिल रहा है। मतलब रिस्क ₹1 का लेके ज्यादा मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे शेयर बाजार, या जैसे बिटकॉइन। आप सोचिए ना, आप गूगल के शेयर्स बेच के या फिर गोल्ड बेच करके बिटकॉइन में पैसा तभी लगाएंगे ना जब उस रिस्क के लिए आपको और ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? नहीं तो गोल्ड तो वैसे सेफ हेवन है, गोल्ड में नुकसान तो नहीं होता लोगों का लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए कि रिस्की एसेट्स में ज्यादा जा रहा है पैसा। बिटकॉइन लाइफ हाई बनाई जा रहा है, शेयर बाजार लाइफ हाई बना रहा है, और वही जो एक सेफ एसेट है गोल्ड, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज है जो है डॉलर्स। डॉलर्स का अगर आप प्राइस देखेंगे तो 5% ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है ये डॉलर की वजह से जो गोल्ड है। इस मंथ आउटफ्लो हुआ है मेन यूएस फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से, और करीब $1.4 बिलियन के गोल्ड यहाँ बिके हैं, मतलब 20 मेट्रिक टन। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है
इन्होंने ऐड नहीं किया है अभी इनके जो 2264 टन का पाइल है पिछले 6 मंथ्स में। यही मैं बता दूं गोल्ड के दाम जो 25% बढ़ रहे थे तो इसमें दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स थे वो यहाँ पे गोल्ड बाय करते हुए नजर आए हमें। आप रशिया का देखिए, आप देखिए चाइना में जो बैंक है पीपल बैंक्स ऑफ चाइना, इसके अलावा आप इंडिया में देखिए आरबीआई को देखिए, सब 1-2 साल से लगातार गोल्ड बाय कर रहे हैं, लगातार गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो सब लोग सोच में भी थे कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा चीज़ें पता होती हैं पहले से। दे आर द स्मार्टेस्ट ऑफ पीपल जो सेंट्रल बैंक लीड कर रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये गोल्ड बाय कर रहा है? एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस गोल्ड ने अचीव कर लिया बहुत ही कम टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे। तो डॉइश बैंक एजी के एनालिस्ट हैं लेड बाय जॉर्ज सार्वलोस एंड इन्होंने 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए गोल्ड के नीचे जाने की वजह जो है। तो गोल्ड 3 वजहों से नीचे गया है इन एनालिस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो रिगार्डलेस ऑफ ट्रम्प विक्ट्री, मार्केट जो है वो वरीड नहीं है यूएस के क्रेडिट रिस्क के लिए। मतलब ट्रम्प जीते या ना जीते, जो क्रेडिट रिस्क है यूएस में जो लोगों को लग रहा है कि हो सकता है ब्याज दर बहुत बढ़ रहे हैं, बैंक्रप्सीज आ सकती हैं, कहीं डिफ़ॉल्ट हो सकता है, वो इन्वेस्टर्स नहीं मान के चल रहे। ठीक है? और ये क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट और हाई यील्ड बॉन्ड स्प्रेड्स, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। कंसर्न्स जो हैं वो स्ट्रेंजली डिमिनिश हो रहे हैं अबाउट स्पाइरलिंग फिस्कल डेफिसिट एंड फॉर्म्स ओवर डिपेंडेंस ऑफ फेडरल रिजर्व। तो जो फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही थी, देखिए दुनिया के हर कंट्री में आपको फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगा जहाँ पे खर्चा ज़्यादा है बहुत और रेवेन्यू उसके अगेंस्ट काफ़ी कम है। तो उसके लिए भी जो कॉम्स थी, परेशानियाँ थी, लोग इसको लेकर के अब सेटल हो गए हैं। लोग अब इसे ज़्यादा वरिसम नहीं मांग रहे हैं एंड ये काफ़ी बड़ा चेंज है प्री इलेक्शन नैरेटिव से क्योंकि इलेक्शन के पहले तो लोग डरे हुए थे। लोगों को लग रहा था कि ब्याज दर बढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रहा है। सॉरी मतलब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं ना कि ब्याज दर घट रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड का दाम बढ़े जा रहा है। तो लोग डरे हुए थे कि क्या कुछ बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है इस टाइम पे, बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है क्या? तो ये गोल्ड जो था, जो पहले बढ़ रहा था, यहाँ पे करेक्शन आने का इसका एक रीज़न ये है। सेकंड क्या है, सबसे पहले तो जो फॉरेन सेंट्रल बैंक रिज़र्व्स हैं और गोल्ड डिमांड है, वो घट रहा है। जैसा हमने बताया पिछले 2 सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड बाय कर रहे थे, अब इन्होंने पॉज़ किया। तो क्या हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो डिमांड थी पहले जिस तरीके की गोल्ड की, वो कहीं न कहीं इसी वजह से कम हुई है। तो जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि गोल्ड में थोड़ा-सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। लास्टली एनालिस्ट कह रहे हैं कि फॉरेन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो इन्फोर्स्ड हैं उन्हें डॉलर बेचना पड़ रहा है एंड दैट इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट द केस इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर पालिंग ऑन द पेन। वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि जितना ज्यादा रिस्क गवर्नमेंट ग्रेटर द रिस्क गवर्नमेंट गेट्स सैंक्शन बाय यूएस बिगर द नेट डिमांड फॉर डॉलर। सो जितना ज्यादा बड़ा रिस्क सैंक्शन होगा गवर्नमेंट द्वारा इस गवर्नमेंट द्वारा उतना ही ज्यादा डिमांड होगा डॉलर का एंड जो किंग डॉलर है वो इट लिव्स ऑन। जैसे अभी वो चल रहा है सारे उसने आगे के रोड़े हटा दिए। मतलब जिस तरीके से डॉलर मजबूत हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं इंडिया में कि रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, ये बात सही है ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ रुपया नहीं, आप दुनिया भर की करेंसीज को देखो इस टाइम पे डॉलर के अगेंस्ट तो सबकी बिल्कुल हालत खराब हो रखी है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। यहाँ पे बिटकॉइन की भी अगर बात करें तो एक आउट परफॉर्मर जो है करीब 37% बढ़ चुका है जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। तो जो राइजिंग डिमांड है रिस्की एसेट्स के लिए ये स्क्यूड है यूएस की तरफ एंड जो एक्सॉर्बिटेंट एडवांटेज है ऑफ बीइंग द ग्लोबल रिजर्व करेंसी, इसका मतलब ये भी है कि इट इज आल्सो एंजॉयिंग इंक्रीज्ड सेफ हेवन डिमांड। तो यहाँ बात हो रही है रिस्की एसेट्स की जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, ये सिर्फ यूएस की तरह स्क्यूड है एंड बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्लोबल रिजर्व करेंसी को मेंटेन करने का एंड डॉलर यहाँ पे वो एडवांटेज दिखा रहा है हम लोगों को। एंड इंडिया में अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे अभी तो यूएस की तरह हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं मार्केट को। इंडिया में क्या है, आप सबके पोर्टफोलियो नीचे होंगे इस टाइम पे। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में मार्केट अभी भी लाइफ हाई के पास है। उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, हमारी करेंसी वीक हो रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें ज्यादा फेस करनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू यूएस। एंड बिटकॉइन के दाम बढ़ रहे हैं, लोग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं लेकिन निफ्टी नहीं बाय कर रहे हैं। आप ये सोचिए, यूजुअली वो ऐसा एसेट है जिसे सबसे पहले बेचा जाता है जब भी मार्केट में रिस्क लगे कि इसे तो सबसे पहले हटाओ। तो ये कहीं न कहीं एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है देख कर के कि शॉर्ट टर्म में भी इंडियन मार्केट ऐसा कैसे है कि नीचे जा रहा है और बिटकॉइन जैसे चीज़ें जो है वो ऊपर जा रही हैं। तो जेरोम पॉवेल वहाँ के चेयरमैन हैं फेडरल रिजर्व के एंड वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगे अभी सिक्वेंशियल इंटरेस्ट रेट कट के लिए। अभी लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट कट हुआ 50 बेसिस पॉइंट का, 0.05% का। इसका मतलब जो लोग बिल्कुल नए हैं मैं बता दूँ कि
0.5% उनके ब्याज दर घटा दिए सेंट्रल बैंक ने, लोन सस्ते कर दिए। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रेज़री यील्ड्स है, ट्रेज़री यील्ड्स क्या है? जैसे आप कोई भी सरकारी हमारे यहाँ बॉन्ड्स है ना, वो खरीद सकते हो और उसपे आपको ब्याज मिलेगा। पहले भी लोग बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदा करते थे, एफडी की तरह होता है ये। तो उन वहाँ पे देखेंगे ये आ गया नियरली 4%, 4% जो 10 ईयर का 10 ईयर यूएस ट्रेज़री यील्ड है, एंड इन्होंने डिलीवर किया एक हेल्दी रिटर्न ऑफ मोर देन 2% इन रियल टर्म्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो कहीं न कहीं आप ये सोचोगे कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा तो स्टोरेज कॉस्ट भी तो है, गोल्ड को स्टोर करना पड़ेगा। तो मुझे ट्रेज़री यील्ड में बिना किसी रिस्क के, ज़ीरो रिस्क के मुझे 2% मिल जा रहा है इन्फ्लेशन बीट करके, तो मैं पैसा वहाँ डालूँगा, ना कि येलो मेटल में, गोल्ड में। तो गोल्डमैन सैक्स जो है अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये तो सोच रहे हैं कि भैया ये $3000 ऑन आउंस पहुँच जाएगा एंड ऑफ 2025 में, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स फिर से बाय करना शुरू कर देंगे, डिमांड यहीं से आ रही थी 2 साल से, एंड फर्दर रेट कट्स भी देखने को मिलेंगे हमें फेडरल रिज़र्व द्वारा। तो यहाँ पे यूएस के जो, अब सोचिए ना, इंडिया में अगर मैं 15% देने लग जाऊँ आपको फेडरल ये एफडी पे, तो क्या आप शेयर बाज़ार में पैसा डालोगे? क्या आप गोल्ड खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे, राइट? तो कहीं न कहीं लोग परेशान हैं यूएस के ट्रेज़री ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं इससे। यूएस में जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि वो इतना बढ़िया इंटरेस्ट दे दे रहे हैं और ये क्या है, ये रिस्क फ्री है। तो ऑफ़ कोर्स मैं गोल्ड में पैसा नहीं डालूँगा, मैं तो शेयर बाज़ार में पैसा नहीं डालूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ मुझे बिना रिस्क के इतना पैसा अगर मिल जा रहा है, इतना प्रीमियम मिल जा रहा है। तो ये एक परेशानी है एशियन मार्केट के लिए भी और सारे एसेट्स के लिए भी, जब तक ये नीचे नहीं आता। अब आता हूँ मैं अगले आर्टिकल पे। काफ़ी सारे लोग देखो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स के आईपीओज़ आ रहे हैं मैं कहूँगा, जो न्यू एज कंपनीज़ है, स्टार्टअप्स में नहीं। अब उसमें से एक है मामाअर्थ। मामाअर्थ को आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला था, लेकिन जब इनका आईपीओ आया उसके 1 हफ्ते बाद ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिली। प्राइस क्या प्राइस बढ़े थे इनके। लोग काफ़ी रिग्रेट कर रहे थे जिन्होंने आईपीओ पे बेच दिया था। तो श इनके जो शेयर्स हैं ये गिरे 12% ट्यूसडे को, मंडे को गिरे 20%। अब हुआ ये कि कैसे गिर गए ये इतना? यहाँ पे फर्म ने रिजल्ट्स लेकर आया, हुनासा जो है अपने रिजल्ट्स लेकर आया और बहुत ही वीक सेट ऑफ नंबर्स है। स्टॉक करीब-करीब 10.84% गिर के ₹263.75 पर आ गया, बीएसई में करीब 18% गिर गया टू 242, एंड एनएसई पर भी हमें ऐसी गिरावट देखने को मिली और मार्केट वैल्यूएशन इसका घट गया है बाय 3400 करोड़। ठीक है? और अब ये हो गया है 8567 करोड़। 2 दिन में 12,000 करोड़ की कंपनी अब सिर्फ साढ़े 8,000 करोड़ की हो गई है। आप ये सोचिए, सिर्फ 2 दिन लगे रिजल्ट्स के बाद। तो बहुत ज़रूरी है जब आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो ना, सबसे पहले तो इतना कैपिटल लगाओ जिस पे लॉस भी हो तो टेंशन ना हो। पूरे बड़े-बड़े कैपिटल नहीं लगाने चाहिए कभी। और बहुत ही ज़रूरी है, देखो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो क्लोज़ली वॉच करो कि क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि अब अगर कोई कंपनी 50% भी गिर जाती है ना, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना होगा वापस, यहाँ से रिकवर कर कॉस्ट पे आने के लिए, व्हिच इज़ नॉट अ ईज़ी फीट। मैं बात कर रहा हूँ फिर से शेयर बाज़ार का, ये एक आर्टिकल है। एट $11.5 बिलियन डॉलर्स एफपीआईज़ का जो प्राइमरी मार्केट बाय है वो टॉप कर रहा है 2021 का भी रिकॉर्ड। तो कौन-सा रिकॉर्ड टूट रहा है यहाँ पे? अभी जानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड सम्स ऑफ मनी ना इक्विटी से बेच दे रहे हैं, राइट? हमने देखा अक्टूबर में सेलिंग रही। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में भी उन्होंने पैसा लगाया बेटर रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट परचेजेज़ इंक्लूडिंग आईपीओज़ और प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, ये चला गया है $11.5 बिलियन दिस ईयर। तो 2021 का भी जो रिकॉर्ड था ना प्राइमरी मार्केट का, वो टूट चुका है। अब मैं 2 मिनट लूँगा आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझाने में। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्राइमरी मार्केट और दूसरा वर्ड होता है सेकेंडरी मार्केट। काफ़ी सारे मेरे स्मार्ट व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा। यूजुअली स्मार्ट लोग ही देखते हैं ऐसे चैनल्स को और वीडियोज़ को। तो सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया? आप कोई भी शेयर्स खरीदिए और बेचिए स्टॉक मार्केट से, ठीक है? तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। बेसिकली सेकंड हैंड मार्केट समझो, सेकेंडरी। ये वो शेयर्स हैं जो पहले कोई ना कोई खरीद चुका है या बेच चुका है। ये सेकंड हैंड शेयर्स हैं, ठीक है? ऐसे समझो आप, समझने के लिए ऐसे याद रहेगा आपको। और प्राइमरी क्या हो गया? जब आप पहली बार, फर्स्ट टाइम न्यू शेयर्स बेच रहे हो, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, दैट्स इट। ये नई चीज़ मिल रही है यहाँ पे वही चीज़ मिल रही है, बस ये अब कोई और बेच रहा है, सेकंड हैंड है, किसी और से खरीद रहे हो, कंपनी से नहीं। तो प्राइमरी में ही आईपीओ भी आता है, क्योंकि आईपीओ में आप शेयर्स पहली बार बेच रहे हो। इसके बाद आप कोई भी किसी से भी अगर पैसा रेज़ करते हो, तो वो भी प्राइमरी मार्केट में आता है, यूजुअली सेकेंडरी में आता है हमारा प्रॉपर स्टॉक मार्केट। तो आप देखिए कि एफपीआईज़ जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफपीआईज़ ने ना
कभी इस बार आईपीओज़ में जम के पैसा लगाया है इंडिया के। ये हमारे शेयर बाज़ार में तो देखिए पैसा बेच रहे हैं हमारी कंपनी से, लेकिन सेकंड हैंड शेयर्स बेच रहे हैं और नए शेयर्स खरीद रहे हैं। मतलब सेकेंडरी मार्केट से बेच रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और इसी में आते हैं हमारे प्रेफ़रेंशियल शेयर्स एंड आईपीओज़ जो $11.5 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे परचेज़ है। प्रीवियस रिकॉर्ड 2021 का था, वो टूट गया। एंड इन कॉन्ट्रास्ट जो ग्लोबल फंड्स हैं, तो ठीक है, जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, उन्होंने बेचा करीब $13 बिलियन डॉलर एक्सचेंजेस पे, जिसकी वजह से निफ्टी 50 करेक्शन में चला गया। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू पेपर्स में। क्यों? क्योंकि उनके पास रिटर्न जनरेट करने की एबिलिटी है और ज़्यादा तेज़ी से, और सेकेंडरी मार्केट से ये क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में इनका कहना है वैल्यूएशन ज़्यादा महँगे हो गए हैं, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हम दोबारा खरीद लेंगे, राइट? तब तक पैसा प्राइमरी मार्केट में डालते हैं। तो हमारी जो कंट्री है वो हॉटस्पॉट बनी हुई है इंडिया इस टाइम पे डील मेकिंग के लिए। करीब $28.4 बिलियन डॉलर्स प्राइमरी मार्केट से इस बार रेज़ किया गया है, ठीक है? बहुत बढ़िया नंबर है ये। अगर प्राइमबेस.com का डेटा देखें ब्लूमबर्ग के लिए, और ये 2023 से 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज़्म है, नई लिस्टिंग्स का, बड़े-बड़े आईपीओ आए हैं और बहुत ही स्मूथली निकल गए वो आईपीओज़, ठीक है? इंडिया में बताऊँ नए फीड्स बना रहा है, हम लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं मार्केट नीचे जा रहा है, बट ये नए फीड्स हैं कि इतना बड़ा आईपीओ आया, $13 बिलियन डॉलर की सेलिंग भी आई, फिर भी मार्केट ने इतने बढ़िया शॉक अब्ज़ॉर्बर्स बना लिए हैं अब कि कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही कम करेक्शन दिया है। तो निफ्टी 10% नीचे है करीब सितंबर से, लेकिन मार्केट अभी भी 20 के पीई पे चल रहा है। अगर 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स देखें तो आगे की जो अर्निंग्स अगर आप देखोगे उस हिसाब से प्रॉफिट के 20 गुने पर हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है। तो मतलब जो कंपनी ₹1 कमा रही है ना, वो कंपनी ₹20 में बिक रही है इस टाइम पे। तो इसको हेल्दी वैल्यूएशन बोलते हैं। ये वैल्यूएशन बहुत अच्छा वैल्यूएशन है कि ₹1 कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, वो शेयर बाज़ार में ₹20 पे अवेलेबल है खरीदने के लिए, 20 गुना के पीई पे। ठीक है? पीई का मतलब ये होता है, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, 12 मंथ फॉरवर्ड पीई। तो बड़े-बड़े आईपीओज़ आपको पता है, हिंडई मोटर्स का $3.3 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ आया है। दुनिया इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ था ये। एंड यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक के हमने आईपीओ देखे और बहुत सारे, स्विगी का आईपीओ अभी कंप्लीट हुआ है। तो इनका कहना है, जो हेड ऑफ ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ के हेड हैं, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, ये कह रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स को लगता है कि ये बहुत बढ़िया टाइम है इंडिया में एंटर करने के लिए, एंड बहुत ही बढ़िया इंडिया इस टाइम पे एक एब्सोल्यूट अनडिम्ड केस है इंडिया के लिए, कि रहता है कि हमें इंडिया में पैसा लगाना ही लगाना है, भले यहाँ पे सेल ऑफ हो जाए। बात करता हूँ मैं अगले आर्टिकल की। दुनिया में 100 में से जो सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, 39 ना इंडिया में ही रहे हैं इस टाइम पे। एंड अभी काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है, जिस हिसाब से आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में अभी हमें देखने फेस करना पड़ रहा है पोल्यूशन को। तो इंडिया ने अर्न किया है डूबियस डिस्टिंक्शन। हमारी जो कंट्री है, यहाँ पे मोस्ट सिटीज़ है टॉप 100 वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में। एंड हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं इस चीज़ में, और चाइना में अगर आप देखेंगे ना, ईवी वगैरह का अडॉप्शन भी बड़ी तेज़ी से हुआ है। तो अगर आप देखेंगे दिल्ली की यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले, ऑफ कोर्स दिल्ली ग्रैपल कर रहा है वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूशन से इस विंटर। एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग्स जो है वो रेगुलरली 500 से ऊपर है। मैं बताऊँ यहाँ पे, मतलब बहुत हानिकारक है रहना इस टाइम पे। आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मुझे लगता है कहीं न कहीं आप ज़रूर हर्ट कर रहे हो। एंड रिसेंट एस&पी ग्लोबल मोबिलिटी वेब प्रेजेंटेशन आया है, जहाँ आइडेंटिफाई किया गया 39 इंडियन सिटीज़ टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड ग्लोबली में। और कंपैरिजन में जो चाइना है नियरेस्ट राइवल, वो उसके पास 30 सिटीज़ है और हमारी 39 सिटीज़ हैं। तो नेबरिंग पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, जिसके पास 7 सिटीज़ है, फॉलोड बाय बांग्लादेश के 5 सिटीज़, और नेपाल जैसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ हरियाली, माउंट एवरेस्ट हम लोग देखते हैं, इमेजिन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। नंबर ट दो 2 सिटीज़ हैं दुनिया के 100 सबसे वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में, आप सोचिए। नेपाल जैसी कंट्री अगर यहाँ पे आ रही है तो। तो ये तो बड़ा ही अलार्मिंग है और बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए खुद इसे पढ़ना। तो एस&पी स्टडी जो था, ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन था, जहाँ पे हाइलाइट किया गया कि इंडिया में हमें व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन कराना बड़ा ज़रूरी है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अब ये टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट को ना बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और हो सकता है शॉर्ट टर्म में भले ही हमारा नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान झेल करके हमें लॉन्ग टर्म के लिए ना वो अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और कंसर्न्स, एक तो ग्रोइंग ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज़ है कि जहाँ इलेक्ट्रिफाई हमने कर दिया ना उसको, तो आप कार्स पे भले ही टैक्स बढ़ा के रखो, लोग जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें उतना बढ़िया है। अगर और बढ़िया है ना, तो लोग कार से खुद नहीं जाना चाहेंगे। मुंबई यहाँ टॉप करता है लिस्ट को, जहाँ 430 व्हीकल्स हैं पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 430 गाड़ियाँ हैं मुंबई में, जहाँ कोलकाता में 308 है, पुणे में 248 है, और दिल्ली में कंपैरेटिवली सिर्फ 93 व्हीकल्स है पर किलोमीटर। तो ट्रैफिक कंजेशन मुंबई तो काफ़ी फेमस है इसके लिए। एंड
बेंगलुरु का फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो सीवियर कंजेशन हो चुका है यहाँ पे एंड व्हीकल स्पीड अगर आप बैंगलोर में चलते हैं तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है एक गाड़ी, बैंगलोर में। आप सोचिए। तो ग्रेविटी जो इंडिया के पॉल्यूशन का है वो एविडेंट है उसके डेटा प्रोवाइडेड बाय एक्यूआई से। एक्यूआई का नाम आप सबने सुना है जो इंडिया बेस्ड ही कंपनी है जो लाइव एयर क्वालिटी मॉनिटर करती है। इस आफ्टरनून अगर आप देखेंगे तो 60 सिटीज़ हैं जो दुनिया के 100 सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में आ रही हैं और टॉप स्पॉट्स जो हैं वो सारी इंडियन सिटीज़ के ही हैं जैसे दिल्ली, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हुबली गुलबर्गा ये सारे जो है स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में देखिए तो चाइनीज़ सिर्फ 3 सिटीज़ हैं जो चाइना की जो यहाँ पे आ रही है। तो आईक्यू एयर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी है उसने तो दिल्ली को रैंक किया था सबसे पोल्यूटेड सिटी कैपिटल सबसे पोल्यूटेड कैपिटल पूरे वर्ल्ड में और इसके बाद आता था बीजिंग जो 18th पर था। बीजिंग भी। तो बीजिंग पता नहीं किस तरीके से कंट्रोल कर पाया, ये भी एक केस स्टडी है जो हमें सीखना चाहिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत। एंड इंडिया रैंक करता है 3 आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड चाइना मीनवाइल रैंक करता है 19th। तो अपना प्रोग्रेस चाइना ने यहाँ दिखाया है पॉल्यूशन लेवल को कम करके क्योंकि इंडिया से ऊपर आता था चाइना पॉल्यूशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो वी हैव टू लर्न दिस एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्योंकि देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है वही सबसे बड़ा एसेट है हम बोलते हैं। और अगर वही फिट नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, तो फिर इंडिया में क्या है, हमारा मेडिकल बिल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा मतलब कंट्री के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो आप। अगर बड़े पार्ट ऑफ पॉपुलेशन की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, ठीक है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, तो कंट्री का सारा पैसा हेल्थ में लग जाएगा लोगों के और हम डेवलपमेंट पे भी नहीं खर्च कर पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे और एफिशिएंसी भी नहीं रहेगी हमारी। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स। अब इसमें देखिए इंटरनेशनल आर्टिकल्स थोड़ा हमें पता होना चाहिए, तो हम वो कवर करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन में विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर। व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट कर सकते हैं अगले साल। एक स्ट्रक्चर को ले डाउन किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में, जहां पे हम एनुअल विजिट की बात कर रहे हैं कि एक साल हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया जाएं, एक साल रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भारत आए और इस तरीके से हम अपने रिलेशंस को और आगे लेकर जाएं। तो यहाँ पे आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है रुपए के लिए। रुपया डिप्रिशिएट कर गया और नया लो बना दिया रुपए ने। तो ये है आ गया है अब 84.42 ऑन डॉलर डिमांड। डॉलर डिमांड बढ़ गई जिसकी वजह से रुपया अब नए लो पर आ चुका है। सबसे पहले तो देखिए इम्पोर्टर्स जितने भी हैं उसमें ग्रीन बैक डॉलर को बोला जाता है, ये जो वर्ड है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी होता है तो आप देखिए यहाँ पे क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने अभी अप्रूव किया एक अपडेटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जिसमें जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि आप डॉलर के प्राइसेस को अगर देखेंगे तो काफ़ी वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि क्या है डॉलर पे ना सबको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तो जब दुनिया में कुछ भी उल्टा-सीधा होना होता है तो लोग क्या करते हैं सब कुछ बेच देते हैं, रुपया है, कुछ भी है, सब बिक जाता है यहाँ पे। और लोग खरीदते क्या हैं ये सेल कर कर के जो सबसे सेफ है वो है डॉलर। तो ये एक रीज़न भी है कि डॉलर काफ़ी बढ़िया हो रहा है और डॉलर इंडेक्स आप चेक करेंगे तो ये आ चुका है 106.4 0.2% की यहाँ इंक्रीमेंट है। जिस पे हम डॉलर इंडेक्स बेसिकली डीएक्सवाई क्या है कि बास्केट ऑफ करेंसीज़ है, एक बास्केट बना दीजिए और उसके अगेंस्ट डॉलर को देखा जाता है कि डॉलर बढ़ रहा है, घट रहा है। सेंटर में सेल माइनॉरिटी स्टेक्स इन 4 स्टेट रन रैंक ये स्टेट रन बैंक्स आई एम सॉरी। जितने भी स्टेट रन बैंक्स हैं देखिए इंडिया में तो बहुत है हमारे पास, लेकिन 4 उनमें से हैं जिसमें गवर्नमेंट स्टेक को डाइल्यूट करेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये छोटे-छोटे बैंक्स अगर हमने देखा है एंड काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं इंडिया में, मुझे लगता है हर इंसान इनमें से किसी न किसी बैंक को जानता होगा और यहाँ पे स्टेक सेल प्लान है गवर्नमेंट के द्वारा। आरबीआई कॉशन्स पब्लिक अबाउट डीफेक गवर्नर वीडियोज़। अब देखिए ये तो ख़ैर काफ़ी समझ के हमें देखना चाहिए चीज़ें और बिलीव करनी चाहिए इंटरनेट पे क्योंकि डीफेक वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने अप्रूव किए हैं इन्वेस्टमेंट्स करीब 85,000 करोड़ के। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है जिसमें चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बैठते हैं, चेयरमैन है, उन्होंने 85,000 करोड़ के अप्रूवल दिए हैं अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जिसमें आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील का इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 करोड़ का एंड ये करीब 21,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। और इतना हमें पता है कि जिस सिटी में भी इन्वेस्टमेंट आया ना वो सिटी परमानेंटली बदल जाएगी। मैंने आज तक आप रिकॉर्ड है आप उठा के देखिए जिस सिटी में इतने बड़े पॉल्यूशन आए हैं, उस सिटीज़ के आप रोड्स देखिए, स्कूल देखिए, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए कैसे चेंज होती है। येस, तो यहाँ पे अदर इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं वो 3 ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका क्युमुलेटिव साइज़ करीब-करीब 12,000 करोड़ है व्हिच इज़ अ रियली गुड न्यूज़ फॉर आंध्र प्रदेश।
व्हाई ऑयल कंपनीज आर वॉकिंग बैक फ्रॉम ग्रीन एनर्जी। अब क्या हो रहा है, ऑयल कंपनीज ने ना बहुत ही एम्बिशियस कमिटमेंट दे दिए थे। ऐसा होता है कई बार, हम खुशी खुशी में क्या करते हैं ना, एक्साइटमेंट में ओवर कमिट कर देते हैं। अब ऑयल कंपनीज ने 4 साल पहले कहा कि हम ना सारे एमिशंस को कम करेंगे और हम ट्रांजिशन कर लेंगे, हम अब बदल जाएंगे बिल्कुल आप सबके लिए, हम बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन जाएंगे। हमारा जो बिजनेसेस जो है वो, क्योंकि वैसे भी हमारे बिजनेस जो थे वो फ्री फॉल में थे, ऑयल को लेकर के लोग बड़ा नेगेटिव हो गए। टेस्लास के और ये सब का क्रेज कितना बढ़ गया था ईवी का, आप जानते हैं 4 साल पहले। तो जो डिमांड जो था फ्यूल का वो भी बड़ा कम हो रहा था। पैंडेमिक में तो वैसे भी ग्रोथ नहीं आई, तो ऑयल पेट्रोल के दाम तो वैसे ही बहुत नीचे आ गए थे। अगर आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े लॉस हो रहे थे, $100 बिलियन तक के लॉस चले गए थे, ठीक है? तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेटर बिज़नेस भी था ऑयल एंड गैस के लिए के कंपैरिज़न में। ऑयल एंड गैस का क्या है? हर आदमी इसे गाली दे रहा है, एक कंट्री इसे आप कहेंगे कि कह रहे अरे नहीं-नहीं, ये तो बेकार चीज़ है। सारी गाड़ियाँ बंद करो जो ऑयल एंड गैस से चल रहा है, हमें यूज़ ही नहीं करना। तो इन्वेस्टर्स जो थे वो नैरेटिव पे चलता है इन्वेस्टमेंट, तो ठीक है, इस टाइम पे क्या नैरेटिव है, सोलर का नेगेटिव नैरेटिव है, सोलर चलेगा, विंड का है तो विंड पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। तो अभी जो है अगर आप देखेंगे तो अज़रबैजान में क्या चल रहा था, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मीटिंग चल रही थी दुनिया भर की कंट्रीज़ की। तो इन्होंने कहा कि आई हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर टू गेट इंटू विंड एंड सोलर बिज़नेस, ठीक है? यहाँ पे एक्सॉन मोबिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव, एक्सॉन मोबिल बहुत बड़ी कंपनी है, मैं बताऊँ ऑयल एंड गैस की, एंड इनके सीईओ ने कहा कि बहुत प्रेशर था कि हम विंड और सोलर बिज़नेस में जाएँ, ठीक है? एंड यहाँ पे इन्होंने रेज़िस्ट किया और रीज़न दिया कि एक्सॉन मोबिल का कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है इस एरिया में। तो इसके लिए, इसके अगेंस्ट कंपनी इन्वेस्ट करे जैसे हाइड्रोजन और लिथियम एक्सट्रैक्शन में, वो ज़्यादा मैं कहूँगा सिमिलर है हमारे ट्रेडिशनल बिज़नेस से। तो वॉल स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया इस कंपनी को इस बेट्स के लिए, और कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो करीब 70% से भी ज़्यादा बढ़ा 2019 से लेकर अभी तक, और मार्केट कैप भी $560 बिलियन चला गया था। ऑल्दो यहाँ से हमें ये थोड़ा-सा घटा भी है। तो जो फर्म की परफॉर्मेंस है वो अगर आप बीपी और शेल से देखें, अगर जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं बेस्ड इन लंदन, जिन्होंने एम्ब्रेस किया विंड, सोलर, अदर टेक्नोलॉजीज़ जैसे व्हीकल चार्जिंग वगैरह, तो बीपी का जो स्टॉक है वो डाउन है करीब-करीब 19%, ठीक है? एंड शेल जो है वो 15% ऊपर है। तो मार्केट का जो एक्सेप्टेंस है फॉसिल फ्यूल्स का, वो अंडरस्कोर कर रहा है एक बहुत कोर चैलेंज, कर्बिंग ग्लोबल एमिशंस। क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये बहुत बड़े रिस्क पोज़ करता है। इनका ये करना है और ये रिस्क ना कंपाउंड करेंगे, मतलब 2 है अभी, अगले डेकेड 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, इस तरीके से कंपाउंड होता रहेगा। तो ये चाहते हैं कि कॉम्बैट करे क्लाइमेट चेंज को, एंड ये कंज्यूमर्स और फर्म्स के सेल्फ इंटरेस्ट में हमें बनाना होगा कि वो प्रोड्यूस करें और बाय करें लो कार्बन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोफेसर है एनर्जी इकोनॉमिक्स के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उनका ये कहना है कि खुद उनको बेनिफिट मिले, उनको लगे कि नहीं ये तो मेरा फायदा है इसमें, तभी वो बाय करेंगे और तभी फर्म्स जो है प्रोड्यूस करेंगी। तो जो डिफरेंस है प्रॉफिट्स में उन फर्म्स का, जो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट कर रही है एक टाइम पे, और दूसरी फर्म जो विंड और सोलर कर रही है, वो काफ़ी शार्पली स्वंग हुआ है फॉसिल फ्यूल के फेवर में। मतलब पिछले कुछ सालों में ऑयल एंड गैस कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है। किससे? जो सोलर और विंड वाली है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो कैसे हम इंडस्ट्री को बोल सकते हैं कि आप पैसा यहाँ लगाओ? क्या मैं आपको बोलूँ कि एक इंडस्ट्री है जहाँ 5% की ग्रोथ है, आप वहाँ पैसा लगाएँगे? अगर सामने की इंडस्ट्री में आपको दिखाऊँगा यहाँ 15% की ग्रोथ है, आप कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है क्लाइमेट चेंज से। मैं यहाँ 5% पे क्यों लगाऊँगा पैसा? और मैं नहीं लगाऊँगा तो कोई और लगाएगा, तो पैसा तो इन्हें मिलेगा ही काम करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप रिलेटिव शेयर होल्डर रिटर्न्स देखेंगे, तो मार्केट क्लियर सिग्नल दे रहा है कि वो चाहता है कि एनर्जी कंपनीज़ अपने कोर काम पे फ़ोकस करें जो उनका काम है, ना कि कोई सोलर कर रहा है, कोई विंड कर रहा है। जो ऑयल एंड गैस है, वो ऑयल एंड गैस का ही काम है, ठीक है? तो बीपी ने जैसे प्लेज किया कि भई हम 2020 में कि हम ऑयल एंड गैस को प्रोडक्शन को कट कर देंगे बाय 40% एंड ऑफ डेकेड तक, ठीक है? 3 साल पहले की से भी कम की बात है, ये पीछे हट गए अपने प्रॉमिस से। इन्होंने कहा कि ये जो है इनक्रीज़ करेंगे अपने स्पेंडिंग को फॉसिल फ्यूल में। तो देखिए प्रॉमिस कर रहे हैं 40% कट करने का, अब कह रहे हैं हम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता चला कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, और हम फिर यहाँ पे अपना एडवांटेज क्यों लूज़ करें, राइट? अगर आप रूल लेट्स से कोई फॉलो कर रहा है और बाकी कोई नहीं कर रहा है, देन इट डज़न्ट मेक सेंस। आप फिर क्या है? कोई आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो अपने एक्शन को कि नहीं नहीं मैं रूल फॉलो करूँगा ही, भले ही मेरा लॉस हो जाए, राइट? क्योंकि आप हज़ारों लोगों की जॉब चली जाएगी, हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बाय सोलर प्रोडक्ट्स बाय करना और कंपनी चलाना सोलर की, दोनों इंसेंटिवाइज़्ड होनी चाहिए, दोनों में फ़ायदा होना चाहिए।
आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये है हाइपरसोनिक एडवांटेज के बारे में। हाइपरसोनिक एडवांटेज, इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव क्लब जॉइन कर लिया है। क्या है ये क्लब? अभी इंडिया ने अनाउंस किया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो डीआरडीओ है, इसने एक टेस्ट फ्लो किया लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल में। एंड ये सारी जो 3 सर्विसेज हैं यहाँ ये यूज़ हो सकती है और 1500 किलोमीटर तक हम हिट कर सकते हैं। तो कोई भी टेम्परेरी लिस्ट है जो कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें हाइपरसोनिक, एयर ब्रीथिंग और स्क्रैम जेट मिसाइल्स हैं, वो क्लोज़ है टू द वेरी टॉप। ठीक है? अगर पूरी दुनिया में आप देखो, सिर्फ़ 3 कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, यूएस, जिन्होंने व्हीकल्स जो हैं वो फ्लो किए हैं कहाँ पर? दे हैव फ्लोन व्हीकल्स इन एटमॉस्फियर एट हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड, जो आवाज़ की जो गति है, उससे 6 गुना ज़्यादा, तो मैक 6 बोलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड से 6 गुना मैक 6, या 2 किलोमीटर पर सेकंड की जो रेंज है वो। तो 30 साल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एफर्ट के बाद इंडिया इस एलीट ग्रुप को जॉइन कर पाया है। एंड हाइपरसोनिक स्पीड जो है, जो मिसाइल है, ये इनॉर्मस मिलिट्री एडवांटेज देता है हमें, क्योंकि एक कंटेम्पररी क्रूज मिसाइल जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचता है सबसोनिक रेट पे, करीब 250 से 300 मीटर पर सेकंड। और जो लो ट्रैवलिंग स्पीड से क्या होता है ना, कि इंटरसेप्शन इसका करना ईजी है। कोई भी जो सुपरसोनिक जेट फाइटर है फॉर एग्जांपल, या मिसाइल्स इनके सुपरसोनिक है, वो उसको रास्ते में ही वो कर देंगे ना, उसको चेज़ भी कर देंगे वो तो, राइट? वो भले ही पहले निकला है, वो उसको आराम से चेज़ कर देंगे। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स हैं, वो इतना फ़ास्ट चलते हैं कि उनके फाइटर इंटरसेप्टर्स, मिसाइल्स नहीं ट्रैक कर पाएँगे उनको, ठीक है? और वो तब तक अपने टारगेट भी पहुँच पहुँच जाएँगे जब तक कि उन्हें कोई ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगर मेरी मिसाइल यहाँ से बड़ी तेज़ तरीके से, मेरे देश की मिसाइल बहुत तेज़ स्पीड से ज़्यादा दुश्मन के देश से ज़्यादा तेज़ी से पहुँच पाती है, तो उनको रिटेलिएट करने का टाइम बड़ा कम होगा, राइट? सोचने का टाइम बहुत कम होगा। एक भी गलती हुई, खत्म, राइट? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, और इस एडवांटेज को लेने के लिए डीआरडीओ को करीब 30 साल लगे हैं कि वो डेवलप करे और टेस्ट फ्लाई करे प्रिलिमिनरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपने फ्लैगशिप मिसाइल लैबोरेटरी में, जो है डीआरडीओ आर-एन-डी लैबोरेटरी हैदराबाद में। साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जो हाइपरसोनिक फ्लाइट है, प्रेज़ेंट करता है 2 टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। सबसे पहला क्या है कि हाइपरसोनिक इंजन बेनिफिट करता है कि उसे कोई अपना ऑक्सीजन कैरी नहीं करना है, क्योंकि वो विद इन एटमॉस्फियर जहाँ पे ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है। और जितने भी हाइपरसोनिक इंजन हैं, वो कैरी करते हैं फ्यूल जो बर्न करता है कॉम्बिनेशन में विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है? जो वातावरण में ऑक्सीजन है, उसको यूज़ करता है बर्न करने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए इंजन को कहा जाता है सुपरसोनिक रैम जेट या स्क्रैम जेट इंजन। अगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। बट येस, हमारा फ़ोकस क्या है कि हमारी कंट्री के पास एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में सिर्फ़ 3 कंट्रीज़ के पास है, हमने डेवलप किया है। इसे हम आगे सेल कर सकते हैं हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ को, हम इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे हम आगे और काफ़ी बड़े-बड़े एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पता हो कि हमारे पास क्या-क्या वेपन्स हैं, और हम पर अटैक करना काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है उनका करके, ठीक है? एट लीस्ट ये होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमें देता है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, ये है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हेल्थ केयर इंफ्रा गेट्स पोस्ट पैंडेमिक बूस्ट। पोस्ट पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक के बाद हेल्थ केयर से लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल से लेके क्लिनिक से लेके बाकी चीज़ें कंट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फार्मा रैक जिसका नाम है, हॉस्पिटल्स जो हैं 43,500 थे 2019 में, अब हो गए हैं 54,000 2024 में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 27% की ग्रोथ है, फ्रॉम अबाउट 30,000 से लेके 38,000। और एग्रीगेट बेड्स जो हैं, जितने बेड होते हैं हॉस्पिटल में, पहले थे 11 लाख, अब हो चुके हैं 13 लाख ड्यूरिंग सेम पीरियड। हॉस्पिटल बेड्स जो हैं ये करीब-करीब हो जाएँगे 17 लाख 2030 तक, एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज़ दोनों जगह पर ही इंक्रीज़ होने हैं। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अगर आप देखोगे, बहुत बढ़िया ग्रोथ है पिछले पास 10 साल में मेडिकल कॉलेजेस में। जैसे 387 मेडिकल कॉलेज थे 2014 में, जहाँ 51,348 सीट्स थी, और अब ये बढ़कर हो गए हैं 706, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं ऑलमोस्ट। एंड जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो डबल हो ही गई हैं, 1,09,145 हो गई हैं। नर्सिंग कॉलेजेस भी 5,700 से 8,692 हो गए हैं, तो बहुत बड़ा जंप है। तो ऑल्दो बहुत बड़ा रैंप अप हुआ है, इन्वेस्टमेंट आया है हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन बहुत बड़ा जो हमारा पॉपुलेशन है वो अभी अंडर सर्व्ड ही है। 70% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सिर्फ 25% ही हैं जो रूरल एरियाज़ में एग्ज़िस्ट करती हैं। तो यहाँ पे टाइम लगेगा रूरल एरियाज़ में इन्हें पहुँचने में। एंड ऑनलाइन फार्मेसीज़ जैसे इनोवेशन आए हैं, टेली कंसल्टेंट्स आए हैं, बहुत सारी इनिशिएटिव्स आई हैं गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से क्या है, राइट टू हेल्थ
जो है ये सब अवेल कर पा रहे हैं इस राइट को ऑल ओवर द मैं बोलूँगा स्पेक्ट्रम इंडिया के। यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी मार्केट जो है वो 4 गुना हो चुका है $512 मिलियन से करीब $2 बिलियन एंड ऑनलाइन फार्मेसी क्या हो गया ऑनलाइन दवाई ऑर्डर कर ली, सामान ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन आपने किसी भी फार्मेसी से एंड ये सेगमेंट ग्रो कर रहा है 10 से 15% एनुअली और पीक था 60%। पैंडेमिक के टाइम पे तो भाई ऑनलाइन ही खरीद रहे थे। तो ऑनलाइन फार्मेसीज़ जो है बहुत पॉपुलर हो गई हैं क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट्स के लिए, जिनको एक तो डिस्काउंट चाहिए रेगुलर मेडिकेशन परचेज़ेज़ के लिए और पार्टनरशिप है लास्ट माइल डिलीवरी की भी। कि आपके घर पर आकर हम आपको ये दवाइयाँ देकर जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है और पैसे भी आप ऑनलाइन पे कर दो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।